सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज आप सभी के समक्ष सृजनात्मक लेखन के कुछ विषयों पर अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक विषय वस्तु पर ध्यान देंगे। अभ्यास के लिए कॉपी पेन होना आप सभी के पास आवश्यक है। आइए, सृजनात्मक शब्द से तात्पर्य क्या है, यह सभी के लिए जानना आवश्यक है। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? जिसमें उपलब्ध साधनों से, आपके पास जो साधन है उन साधनों से आप क्या करते हैं, नई चीजों को क्या करते हैं, दूसरों के समक्ष लाते हैं, नई चीजों को जन्म देते हैं। अनजान वस्तु, विचार या धारणा को आप सभी क्या देते हैं, जन्म देते हैं। सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से उत्पन्न है। उसी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण विषय है अनुच्छेद लेखन। अनु का मतलब क्या है? छोटा। लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दिए गए संबद्ध, सम जमा बद्ध, सम एक साथ बंधन में बांध देना, एक साथ शब्दों को सामने प्रस्तुत करना। लघु, छोटा वाक्य समूह को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है। आप सभी छात्र अपनी परीक्षा में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अनुच्छेद लेखन को निबंध के तौर पर लिख देते हैं। आइए, बहुत सारे इसके बिंदु हैं जिन्हें जानना आप लोगों को आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुच्छेद लेखन की परिभाषा को जानना अत्यंत आवश्यक है। किसी एक भाव या विचार को, आपके पास कोई भी भाव या विचार हो सकता है, एक विचार आप ले लीजिए या कोई भी भाव व्यक्त करने के लिए आप लिखे गए संबद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहूं, किसी घटना, कोई भी घटना ले ली या कोई भी दृश्य या कोई भी विषय को संक्षिप्त छोटे रूप में किंतु सार गर्भित ढंग से, सार ऐसा होना चाहिए कि सारे तथ्य उसमें क्या हो जाए, समा जाए। जो दूसरा इंसान है, जब आप जिसके सामने अनुच्छेद लिख रहे हो या दूसरे इंसान के सामने जो प्रस्तुत कर रहे हो, वो भाव उसे क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय। पहले भी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद लेखन को पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। आप उल्टा करते हो, अनुच्छेद में पूरा निबंध लिख देते हो और निबंध में क्या है, अनुच्छेद। अब आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद लेखन लिखते वक्त आपने सिर्फ 80 से 150 शब्द या 100 शब्दों का प्रयोग करना है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर, सिर्फ एक ही पक्ष पर, विषय जो दिया गया उसके एक ही पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। मूल्य विषय, अगर मैं मूल विषय ले लूं मेहनत, तो मेहनत विषय से ही आपका पूरा अनुच्छेद क्या है, जुड़ा होना चाहिए। उसमें आप लोगों ने कहानियां या निबंध नहीं लिखना है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। अनावश्यक अगर आप चीजें लिखोगे, विस्तार उसे दोगे, तो अनुच्छेद गलत माना जाता है। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबद्ध वर्णन संतुलित होना चाहिए। संतुलन, बैलेंस में होना चाहिए तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। बैलेंस तो रखो, पर उसे पूरा करना जरूरी नहीं है। अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो आप जो घटना या विषय बताना चाहते हो वो घटना विषय अधूरा रह जाए। अनुच्छेद की भाषा शैली जिस भाषा में आप लिख रहे हो वो सजीव हो, ऐसा लगे कि सच में वो आपके सामने कुछ घटित हो रहा हो। प्रभावशाली हो और सरल होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ साथ आप लोकोक्तियों, मुहावरों, उक्तियों के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं। आपने जितनी भी अभी तक लोकोक्तियां याद की हैं,
जानी है, उनकी जानकारी ली गई है, या मुहावरों की जानकारियाँ जो आपने अपने पास रखी हैं, उन सब का प्रयोग आप क्या कर सकते हो, अनुच्छेद लेखन या निबंध लेखन में कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये अनुच्छेद लेखन कार्य कैसे करता है? अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अपने आप में स्वतंत्र हैं और पूरी तरीके से पूर्ण है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण स्पष्ट करूँगी, ध्यानपूर्वक उन उदाहरणों को आप देखेंगे। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। जो आप भाव व्यक्त करना चाहते हो मुख्य विषय का, या तो तुम उसे आरंभ में इस्तेमाल करोगे या फिर क्या हो, अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। मुख्य विचार कि आप अपना मुख्य विचार क्या देना चाहते हो, वो आप हमेशा अनुच्छेद लेखन के अंत में बताते हो। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए कि आप अनुच्छेद में क्या-क्या शामिल करना चाहते हो। आप लोगों को परीक्षा में भी संकेत बिंदु या रूपरेखा दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर संकेत बिंदु का क्या बना दो, अनुच्छेद या पैराग्राफ बना दो। एक ही पैराग्राफ में आप लोगों ने संकेत बिंदु को शामिल करना है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। एक ही पक्ष को लेकर आप वर्णन करोगे। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर, सही तौर पर वो समझ आनी चाहिए। एक ही बात को बार-बार आप दोहरा नहीं सकते हो। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटे। विस्तार ऐसा ना हो कि आप विस्तार पूर्वक उसे लिख ही नहीं रहे हो और आप अपने विषय से भी क्या हो जाओ, हट जाओ। अनावश्यक विस्तार का मतलब है कहानी नहीं लिखनी है। बार बार मैं कहानी शब्द को दोहरा रही हूँ। आपने उसमें मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी, आपके मन में जो भी आए आप अनुच्छेद में लिख दो। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद आप लिखेंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। जहां से शुरू किया था, अंत भी उसका क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। मध्य भी प्रभावशाली होना चाहिए और शुरुआत भी प्रभावशाली होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अर्थात मुहावरे, लोकोक्तियां या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद आप सभी के समक्ष है। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसे सुनेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, आप सभी को पता है। सबसे पहली रूपरेखा बनती है, समय होता क्या है? समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। अर्थ स्पष्ट हो गया, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है, वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती। पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। आप पछताते ही रह जाते हो समय बीत जाने पर। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक रोज के कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। भविष्य भी क्या चले जाएगा, अंधेरे में चला जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है। अब यहाँ पर क्या आ गया, आपका कबीरदास का दोहा। आप लोकोक्ति का भी, ठीक है, और आप मुहावरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके कोई कविता की पंक्ति याद है तो आप कविता की पंक्तियों को भी शामिल कर सकते हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, कल जो करना था उसे आज ही करो, कल के भरोसे मत छोड़ो। आज करे सो अब, आज करना था, अभी के अभी उसे कार्य को पूर्ण करो। पल में परलय होएगी, तेरी जीत क्या हो जाएगी, पल में ही, चुटकियों में ही क्या हो जाएगी, तेरी जीत होगी। बहुरी करेगा कब, बात की सोचने से क्या फायदा। समय का एक एक पल बहुत बहुमूल्य है या मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता।
इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। आगे की बात सोचना ही क्या होती है? बुद्धिमानी। अब आप सबने अनुच्छेद का एक उदाहरण देखा, तो आपने क्या सीखा? यहाँ पर कुछ भी अनावश्यक चीज शामिल नहीं की गई, कोई भी तथ्य अनावश्यक शामिल नहीं किया गया। टू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के अनुसार, संकेत बिंदुओं के अनुसार ही इस अनुच्छेद को लिखा गया है। ध्यानपूर्वक विषय पर ध्यान देना जरूरी है। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अनुच्छेद किसी एक भाव, विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। आपने अभी जो अनुच्छेद, समय के बारे में जो आपने अनुच्छेद अभी मेरे मुख से सुना था, उसमें उद्देश्य क्या था? आपको समय का महत्व समझाना, और उसमें पूरे अनुच्छेद में समय के बारे में समझाया गया। अप्रासंगिकता बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित संबंध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक का ताना बाना टूटा तो दूसरा वाक्य बनेगा ही नहीं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। बार बार अनुच्छेद की विशेषताओं को पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, तभी आप अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। बार बार किसी भी विषय को उठाकर आप अनुच्छेद लेखन लिखिए, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य, अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करती है। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। आप सभी के अभ्यास के लिए मैंने 3 अनुच्छेद आपको दिए हैं। आप अपनी कॉपी में इनका या आप लूज शीट में इनका अभ्यास करेंगे। लूज शीट में ही आप सभी इनका अभ्यास करेंगे। अभ्यास का महत्व, अभ्यास का आपके जीवन में क्या महत्व है, उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। विद्यालय की प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा आपकी जहाँ पर प्रेयर होती है, असेंबली, आपके लिए क्या महत्व है? विद्यालय की प्रार्थना सभा होती क्या है, उसके बारे में आप सबने बताना। मीठी बोली का महत्व क्या है? मीठी बोली, मुख से निकले हुए अच्छे वचनों का क्या महत्व होता है? आइए अब सृजनात्मक लेखन नहीं, अब पढ़ने का एक और महत्वपूर्ण विषय है अपठित गद्यांश। आप जैसे ही अपने परीक्षा भवन में देखते हैं कि अपठित गद्यांश, आपको लगता है आप इसको पूर्णतः क्या कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो। पर अगर जिसने सही ढंग से उसे पढ़ा है, वो अपठित गद्यांश को भी सही ढंग से कर लेते हैं। अपठित का मतलब क्या है? अ है नकारात्मक चीज, ठीक है, जिसे हमने कभी पढ़ा ना हो। पठित गद्यांश, गद्यांश कहानी या फिर हम क्या उपन्यास या फिर क्या गद्य से ले सकते हैं, जो किसी भी ने ना पढ़ा हो। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। आपकी करिकुलम में जो किताब लगी हुई है उससे हम अपठित गद्यांश नहीं लेते हैं। यह कला, विज्ञान, राजनीति, पॉलिटिक्स, साहित्य, लिटरेचर, अर्थशास्त्र, सिविक्स, किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है। आप जितनी बार उसे पढ़ोगे, आपकी एएसएल की स्किल, मतलब आपकी रीडिंग स्किल, पढ़ने की स्किल, दोनों स्किल्स, आपकी कौशलता का क्या होता है? विकास होता है। पढ़ने और समझने की कौशलता का विकास होता है। उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। अब इसकी विधि क्या है, इस पर बातें क्या ध्यान रखनी चाहिए, ये आप ध्यान पूर्वक सुनेगा। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला बिंदु है, गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, अनावश्यक चीजें नहीं लिखनी चाहिए।
यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू अंत में छिपा रहता है। अब ये बहुत बड़ा आप लोगों को हिंट मिला है, क्लू मिला है, आप लोगों को संकेत दिया गया है कि शुरू और अंत में ही गद्यांश का शीर्षक छुपा रहता है। और अगर आप शीर्षक अपना देना चाहते हो तो गद्यांश से ही संबंधित होना चाहिए। मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। मूल भाव था क्या, उसका शीर्षक लिखना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अब अपठित क्या है? पद्यांश। पद्यांश को काव्यांश भी कहा जाता है। जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, अन्य कविताओं का एक अंश ले लिया जाता है, उन्हें पद्यांश कहा जाता है। अपठित पद्यांश का अर्थ है वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी ना गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता किसी अर्थात उसी कक्षा के पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपका ना तो गद्यांश और ना ही पद्यांश, वह भी अपठित, आपकी पुस्तक में से शामिल नहीं होगा। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने समझने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान देना कि कविता की पंक्तियों को पढ़कर आप उत्तर में कविता की पंक्तियां ही शामिल नहीं कर सकते हो। उसका अर्थ आपने क्या समझा, अपने शब्दों में आप समझते हुए कविता का उत्तर देते हैं, कविता की पंक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे उसका भाव अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। कविता को समझकर उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइनों में ही, पंक्तियों में ही नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में, गद्य में देने चाहिए। यह बात मैंने पहले भी आपसे दोहराई है। उत्तर सरल, स्पष्ट, कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ व्यक्त करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं गद्यांश का उदाहरण ले रही हूँ। मनुष्य की विशेषता, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं जब विद्यावान विनय एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। रावण विद्यावान मतलब विद्वान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया, हम उसकी वंदना नहीं कर पाए, पूजा नहीं जा सका। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में ना पड़ना, धैर्य, सत्य, भाषण, वचन का प्रतिपालन करना, कर्तव्य परायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। सबसे आप सभी कॉपी लेकर बैठे होंगे, आशा करती हूँ आप सभी इसके उत्तर स्वयं देंगे। मनुष्य की विशेषता किस में है, में से छांट कर उत्तर लिखिए। मनुष्य का आदर किन कारणों से होता है? रावण निंदनीय क्यों था? चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द कौन सा है? और आखिरी में एक और प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा? पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, स्मृति सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहारों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। एक बार और दोहराएंगे। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, स्मृति सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहारों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में,
संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। पहला प्रश्न है, कविता से कवि के व्यक्तित्व के, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र के किस गुण का पता चलता है? आप विकल्प में से छांटकर सही उत्तर लिखेंगे। कवि जीवन में मिलने वाली असफलता को क्या मानता है? कवि अपने समय को सुखद बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहता है? यह भी सही वह भी सही का आशय, आशय का मतलब होता है, आप समझते क्या हैं इससे? आशय शब्द का अर्थ क्या है? आप पाठकों ने पढ़ते वक्त क्या समझा इस पंक्ति से? इनमें से क्या है? वरदान शब्द का विपरीतार्थक विलोम शब्द, उल्टा शब्द इनमें से कौन सा है? उम्मीद है आप सभी छात्र इन प्रश्नों को स्वयं करेंगे। आप सभी को ईआरपी में, आपकी साइड में, स्कूल की साइड में गद्यांश और पद्यांश अभ्यास के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।